गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसका हम लोग तीसरा पार्ट एवं अंतिम भाग को हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें रूसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें दो प्रमुख घटनाएं हैं। नंबर 1 फरवरी क्रांति और दूसरा अक्टूबर क्रांति, जिससे ये दो घटनाओं के कारण ही जो 1917 में रूस की क्रांति मानी जाती है, इन दो घटनाओं का परिणाम ही रूस की क्रांति थी। और क्रांति के बाद में और वहाँ पर कौन से बदलाव, संघर्ष और मुख्य रूप से किस प्रकार से सिविल वार, गृहयुद्ध वहाँ पर छेड़ गया। और अंत में हम लोग देखेंगे कि रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव हुए, या सोवियत संघ ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस में किस प्रकार गंभीर हालत बने, ये हमने देखा था। 1917 की सर्दी में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ही खराब थी। जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर वहां शहर की बनावट की गई थी। जैसे मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके विंटर पैलेस, जो जार राजा का महल था, ड्यूमा, जहां पर सभी प्रकार की राजनीतिक बैठकें हुआ करती थी, सरकारी इमारतें, ये सारे उस समय बाएं तरफ थे। महंगाई, खाद्य पदार्थों की कमी, ज़्यादा ठंडी और भीषण कोहरा और बर्फबारी जैसी समस्याओं को देखते हुए संसदीय प्रतिनिधि ये चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे। इसलिए जार द्वारा भंग करने की कोशिशों का ये संसदीय जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो उसका विरोध करने लगे। लेकिन 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। उसके समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान किया। बहुत सारे हड़ताल का नेतृत्व महिलाओं ने किया था। इस दिन के बाद ही महिला दिन का नाम दिया जाता है। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट तक आ गई थी। जब फैशनेबल इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। सरकार मतलब यहाँ पर जार। प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 व 25 तारीख को वो फिर से इकट्ठा हुए। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बाएं तट पर जमा हो गए, जहां पर शाही इलाके के लोग रहते थे, या जिसको शाही इलाका कहा जाता था। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष के नारे लगाते हुए लोग सड़क पर जमा हुए। सरकार ने नियंत्रण रखने के लिए घुड़सवार सैनिक तैनात किए, लेकिन सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। गुस्साए सैनिकों ने अपने ही अधिकारी पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी इसी प्रकार से बगावत कर दी। उस शाम सिपाही और मजदूर सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए थे जहां पर ड्यूमा की बैठकें हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडर ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडर की बात मानते हुए 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। ये एक टेम्पररी
टाइम बाउंड एक गवर्नमेंट होती है, जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक के लिए अंतरिम सरकार बना दी जाती है। और तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी हमारी संविधान सभा को उन्होंने सौंप दिया जाए। और क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया था। इस प्रकार से इसे हम लोग पेट्रोग्राद क्रांति कहते हैं। और अब हम देखेंगे फरवरी के बाद, इसी को फरवरी क्रांति कहते हैं। अंतरिम सरकार ने सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई, ये संगठन बना लिए गए। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट गया। लेनिन 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि सोवियतों को सत्ता हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 मांगे जो थी लेनिन की, उसी को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो लेनिन के अप्रैल थीसिस के ये 3 सिद्धांत हम कह सकते हैं। नंबर 1, सारी जमीन किसानों को हवाले कर दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और युद्ध समाप्त किया जाए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि बोल्शेविक पार्टी का नाम अब कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। तो इस प्रकार से बोल्शेविक के इस अप्रैल थीसिस के विचारों पर लोगों ने गौर किया, बहुत सारे नेताओं ने, लेकिन उनको हैरानी हुई कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि जो समाजवादी क्रांति करे। अभी फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन देके देश का शासन चलाए, इस प्रकार की विचारधारा थी। लेकिन बाद में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण उनके विचारों में भी परिवर्तन आया। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। मजदूरों ने फैक्ट्री कमेटियां बनाकर कारखाना मालिकों के तौर तरीके पर सवाल उठाने लगे। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। ये अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस मतलब वहाँ की जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो संसद, जिसको डीमा हम कहते। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने की कोशिश करने लगी। मजदूरों और नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू किया, मतलब बोल्शेविक नेताओं को। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित विशाल प्रदर्शन का दमन किया गया, जिसके चलते उन्हें छिपना या भागना पड़ा था। गाँव में भी किसान और समाजवादी क्रांतिकारी भूमि पुनर्वितरण के दबाव डालने लगे, मतलब भूमि का पुनः वितरण किया जाए। इनमें प्रेरणा लेकर किसानों ने जुलाई से सितंबर के बीच बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और इसी बीच ये अक्टूबर क्रांति हुई 1917 की। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों में टकराव बढ़ा, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। इसलिए उन्होंने सितंबर में सेना और फैक्ट्री में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी किया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। योजना को किस दिन से लागू किया जाएगा इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये 24 अक्टूबर से विद्रोह शुरू किया गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री सैनिक टुकड़ियों के साथ शहर से बाहर चलाया गया। ये अंतरिम सरकार वाला प्रधानमंत्री था। उसके वफादार सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेर डाला। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया।
दूसरी तरफ बोल्शेविकों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करे और सारे मंत्रियों को गिरफ्तार करे। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोतों ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू की। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते सैनिक ठिकानों पर नियंत्रण स्थापित किया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ गया, अर्थात बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गया, और दूसरी तरफ मंत्रियों ने भी आत्मसमर्पण किया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ने बहुमत से बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हुआ, और ये सारी घटनाओं को ही हम लोग कहते हैं अक्टूबर क्रांति, जिसमें अंतरिम सरकार को बर्खास्त करते। जहाँ हम लोगों ने देखा ना फरवरी क्रांति में, वहाँ पर क्या हुआ था कि जार को सत्ता से निकालकर अंतरिम सरकार की स्थापना, और अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ था, अंतरिम सरकार को समाप्त करके वहाँ पर बोल्शेविक पार्टी की सत्ता स्थापित होती है। दैट इज द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब देखेंगे कि जब बोल्शेविक की सत्ता स्थापित हुई तो फिर उन्होंने किस प्रकार से बदलाव या किस प्रकार से परिवर्तन लाए जो उनके समाजवादी विचारधाराओं पर आधारित थे। तो अक्टूबर के बाद क्या बदला देखिए। बोल्शेविक निजी संपत्ति के विरोधी थे, वो तो समाजवादी का सिद्धांत ही है। नवंबर 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और नियंत्रण अब सरकार के पास आया था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित की, मतलब वो सरकार पर नियंत्रण रहेगा और सरकार फिर किसानों में उसको बांटेंगे। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दी गई। शहरों में मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उन्हें बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से किए ताकि बेघरबार और ज़रूरतमंद लोगों को वो दिया जा सके। तो इस प्रकार से बड़े मकानों को उनको रहने के लिए जगह छोड़कर बाकी पर सरकार ने कब्जा किया, और जिनको ज़रूरत थी उनको वो दे दिया, खास तौर पे ये मजदूर गरीब लोगों को। अभिजात वर्ग की पुरानी जो पदवियाँ थी उसके इस्तेमाल पर अभी रोक लगा दी थी। अब कोई भी व्यक्ति पुरानी पदवियाँ धारण नहीं कर सकता था या उसका उल्लेख अपने नामों के सामने नहीं कर सकता था, जैसे नवाब, सामंत, इस प्रकार से। सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए उन्होंने 1918 में एक पहराव प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सोवियत टोपी का चुनाव किया था, जिसको आप लोग अपने किताब में देख सकते हैं। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला, जनता ने उन्हें नकार दिया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, और फिर लेनिन ने अपने हाथ में सत्ता ली। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगी की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोस्क में जर्मन से संधि कर ली थी। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं जर्मन से नफरत थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इनके खिलाफ थे। उनको हार के सैनिकों को हार झेलनी पड़ी थी, और इसी के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम भी चेंज किया गया था, पेट्रोग्राद रखा गया था। उसी जर्मन से इस बोल्शेविक नेताओं ने क्या कर लिया था, ये ब्रेस्ट लिटोस्क मतलब वहाँ का स्थान है, ये संधि कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी चुनाव में भाग लेने वाली एकमात्र पार्टी बन गई रूस में। रूस अब एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। इस प्रकार के बोल्शेविक पार्टी का पूरे रूस में लगभग मतलब जहां पर उनका नियंत्रण स्थापित हुआ था, उन प्रदेशों पर वो एक ही पार्टी के रूप में काम करने लगी, और उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार था। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब संसद का दर्जा दे दिया गया। सभी ट्रेड यूनियन, जो भी व्यापारी संगठन थे या मजदूर संगठन थे, सेना, गुप्तचर और पर पार्टी का नियंत्रण स्थापित हुआ। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित किया जाता था। समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित कलाकार, युवा लेखक आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आया कि उनका पार्टी में आना कितना उनके लिए एक खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि इन बोल्शेविक नेताओं ने
ऐसे कलाकारों पर, लेखकों पर सेंसरशिप लगाई थी, सेंसरशिप थोपी गई थी। सेंसरशिप आप लोग जानते हैं, जब भी कोई गीत, काव्य, चित्र, इनको सार्वजनिक रूप से अगर हमको प्रसारित करना है तो उसके पूर्व सरकार के द्वारा तय किए गए अधिकारियों से उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद में उसको सार्वजनिक किया जाता है। तो सार्वजनिक होने से पहले ही उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अक्टूबर क्रांति के बाद में बोल्शेविक नेताओं ने, खासतौर पे लेनिन ने, इस प्रकार के परिवर्तन किए और एक प्रकार से वो पूरा एकाधिकार, मतलब एक ही पार्टी की सत्ता वहाँ पर बनी और उन्होंने अपने समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश की। इसी का परिणाम क्या हुआ कि बोल्शेविक विरुद्ध गैर बोल्शेविक के बीच में रूस में एक सिविल वार की शुरुआत हुई, गृह युद्ध की शुरुआत हुई। तो देखते हैं ये गृह युद्ध कैसे हुआ। जब बोल्शेविक पार्टी ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी, ये सुनकर जो रूसी सैनिक थे वो टूटने लगे, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक किसान थे। वे भूमि वितरण के लिए घर जाना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर वो जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की और दक्षिणी रूस में नेता बोल्शेविकों से लड़ने के लिए संगठित हुए। तो बोल्शेविकों को रेड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका सिंबल ही लाल कलर में है झंडा, इसलिए उनको रेड्स कहा जाता है, जो समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी होती है। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य में ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स जिसे कहा जाता था, ग्रीन्स लोगों का और जार समर्थकों का, जिसे व्हाइट्स कहा जाता था, नियंत्रण था। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था, क्योंकि ये सारी शक्तियां नहीं चाहते थे कि रूस में समाजवाद का विस्तार हो। इन दिनों इन दोनों के बीच चल रहे गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमारी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स निजी संपत्ति के हिमायती थे। उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के साथ सख्त रवैया अपनाया। इन हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और कम होने लगा। जनवरी 1920 तक पुराने रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हुआ। एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालत में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। तो इस प्रकार के वहाँ पर उन्हीं के समर्थकों ने राष्ट्रवादियों का कत्ल किया था। इस समस्या के हल के लिए दिसंबर 1922 में गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ के, और इस प्रकार से वहाँ पर यूएसएसआर की स्थापना हुई, यूनाइटेड सोवियत सोशलिज्म रशिया, जो बाद में यूएसआरआर बना, यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक रशिया। और अभी तो उनके जो 15 राष्ट्र बन चुके हैं, अभी कोई यूएसएसआर नहीं है। तो इस समस्या के हल के लिए उन्होंने सोवियत संघ का गठन किया, यूएसएसआर, और इसके अंतर्गत उन्हें जो भी अन्य राष्ट्र थे, यहाँ पर राष्ट्रीयता का मतलब जो अन्य स्थानीय राज्य थे या शासक थे, उन्हें स्वायत्तता दी, थोड़ी स्वतंत्रता दी अपने प्रदेशों में शासन करने के लिए। लेकिन स्थानीय सरकारों पर अलोकप्रिय और सख्त नीतियां थोप दी थी उन्होंने, जैसे घुमतुवाद, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इस प्रकार से बोल्शेविक पार्टी ने इस समस्या का आंशिक रूप से समाधान निकाला, पूर्ण रूप से वो समाधान नहीं कर पाए। और इसी बीच समाजवादी समाज का निर्माण कैसे होता है रूस में, देखिए। गृह युद्ध के दौरान उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा गया। उन्होंने किसान को उस जमीन पर छूट दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। सामाजिकरण मतलब होता है जिस भूमि को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, वहाँ पर किसानों को भूमि खेती करने की छूट दे दी थी। शासन के लिए उन्होंने केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक परिवर्तन है। तो शासन चलाने के लिए उन्होंने सेंट्रलाइज प्लानिंग उन्होंने किया, जिसको हम लोग आगे पंचवार्षिक योजना कहते हैं, और इसके तहत पंचवार्षिक योजना लागू की गई। और इसी समाजवाद से प्रभावित होकर भारत ने भी पंचवार्षिक योजना को लिया है, ध्यान रहे। पहली दो योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कीमतें स्थिर रखी।
तो पहले दो योजना में, जो पहली वार्षिक योजना और दूसरी वार्षिक योजना, पंचवार्षिक योजनाओं में 5 साल की योजना होती है। तो उन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा और उसके लिए उन्होंने क्या किया, सारी वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखी। सरकार ने तय कर दी कितनी कीमत रहेगी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को तो गति मिली, औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ने लगा और इसके कारण नए नए शहर विकसित होने लगे, अस्तित्व में आ गए। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी, क्योंकि बहुत ही कम समय में उद्योग स्थापित होने लगे और उसके कारण वहां पर सुरक्षितता का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया और इसके लिए कई सारे कार्य स्थितियाँ, मतलब वहाँ पर जो कार्यस्थल थे वो खराब थे, कामगारों के लिए काम करने के लिए सुरक्षित नहीं थे। मजदूरों के रिहायशी इलाके में भी आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। 40 डिग्री टेम्परेचर में उनको बाहर शौचालय के लिए जाना पड़ता था। विस्तारित शिक्षा व्यवस्था क्या विकसित की गई। मजदूरों और किसानों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिले, इसका उन्होंने खास इंतजाम भी किए। बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी, खासतौर पे जो महिला कामगार थी उनके बच्चों को, और सस्ती स्वास्थ्य सेवा भी उन्होंने उपलब्ध कराई। बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा दी। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन यहाँ भी सभी जगह एक जैसे नहीं बना पाए क्योंकि संसाधनों की कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवर्तन इसमें किए गए। इसी बीच अब बोल्शेविक पार्टी पर किस प्रकार के स्टालिन का कब्जा होता है और फिर वो अपनी सामूहिकीकरण की नीति को कैसे अपनाता है और बाद में वो दमनकारी नीति तक कैसे पहुंचता है, इस पर हम लोग अभी इस बिंदु में हम लोग चर्चा करेंगे। नियोजित अर्थव्यवस्था के कारण 1927-28 में शहर में अनाज का भारी संकट पैदा हुआ, क्योंकि सरकार ने अनाज की कीमत तो तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर किसान अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए शहरों में अनाज का संकट निर्माण हुआ। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए। देखते हैं उनके द्वारा कौन से कड़े कदम उठाए गए। नंबर 1, उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे, क्योंकि सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी और किसान उस कीमत पर अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए भारी संकट निर्माण हुआ था। तो इसीलिए स्टालिन को लगा कि ये अमीर किसान जो है कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे और इसलिए उन्होंने सट्टेबाजों पर अंकुश लगाने और जमाखोरों के पास जमा अनाज को जब्त कराने के लिए अपने अधिकारियों को भेजा। पार्टी के सदस्यों ने किसानों से जबरन अनाज खरीदा। कुली को, जिसे रूस में संपन्न किसानों को कुलीक कहा जाता है, इनके ठिकानों पर छापे मारे, वहां से अनाज जब्त किया गया। खेतों का सामूहिकीकरण किया गया। सामूहिकीकरण का मतलब होता है वही कि सभी किसानों के खेती को सरकार अपने पास लेता है और फिर उस पर किसानों को खेती करने के लिए क्या किया जाता है, उनको बांट दिया जाता है और फिर उसमें जो भी मुनाफा मिलता है उन सभी किसानों को वहाँ पर फायदा होता है या उसका मुनाफा बांट दिया जाता है। उसे खेती का सामूहिकीकरण कहा जाता है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि खेतों का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन में कमी आई और इसके कारण अनाज संकट निर्माण हुआ। 1929 के बाद स्टालिन ने सामूहिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया। सभी किसानों को सामूहिक खेती पर काम करने के लिए उन्होंने आदेश जारी किया। कोलखोज मतलब होता है वही सामूहिक खेती। कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों को बांट दिया जाता था, लेकिन इस फैसले से गुस्साए किसानों ने अपने जानवरों को उन्होंने खत्म कर दिया। 1929 से 31 तक मवेशियों की संख्या लगभग 1/3 कम हो गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी है, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती नहीं करना चाहते, हम सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते, इतना ही उनका कहना था। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी थोड़ी बात सुनी गई। इसके बाद स्टालिन ने सीमित स्तर पर, मतलब सभी नहीं, बहुत ही कम मात्रा में सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों को किसानी करने की यानी कि खेती करने की व्यवस्था जारी रखने दी उन्होंने, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई
और 1930 से 1933 के बीच फसल खराब होने से सबसे बड़े अकाल में 40 लाख लोग मारे गए। ये रूस का ऐतिहासिक अकाल माना जाता है, ऐतिहासिक सबसे बड़ा अकाल। फिर स्टालिन ने किस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाई। पार्टी में नियोजित अर्थव्यवस्था व सामूहिकीकरण से पैदा हुए दुष्परिणामों की आलोचना हुई। उसी पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, आलोचना की, टीकाएं की। स्टालिन और उनके सहयोगी ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाया और 1939 तक लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में डाल दिया या श्रम शिविरों में बंद कर दिया गया। बहुत सारे को यातनाएं देकर उनसे इस आशय का बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया। इसी आधार पर उन्हें मार दिया जाता था। इसमें कई सारे पेशेवर लोग भी थे। इस प्रकार से ये स्टालिन ने अपने सत्ता को बचाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। अधिकतर लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार से ये स्टालिन का सामूहिकीकरण नीति और उसकी दमनकारी नीति। अब हम देखेंगे इसका अंतिम बिंदु, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। मतलब रूस में जो एक सफल समाजवादी क्रांति स्थापित हुई, वह समाजवादी विचारों पर आधारित रूस में जो परिवर्तन आए, उसका विश्व पर क्या प्रभाव हुआ, उन प्रभावों की हम लोग चर्चा करेंगे। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, उसका यूरोपीय समाजवादी लोगों ने हालांकि समर्थन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह मेहनत कशों, मतलब यहाँ पर किसान और मजदूर, खासतौर पे मजदूरों ने सत्ता स्थापित की थी, ये विश्व के लिए एक नई उम्मीद थी। यही एक महत्वपूर्ण प्रभाव हम लोग इस समाजवाद या रूसी क्रांति का देखते हैं। तो पहला प्रभाव देखिए, विश्व में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई, उसके कारण विश्व के अधिकतर देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ब्रिटेन जैसे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई, ऐसे अनेक देशों में हुआ। उपनिवेशों की जनता को उनके रास्ते का अनुसरण करने का प्रोत्साहन मिला। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रूसी समाजवादियों का यह कहना था कि जो भी उपनिवेशिक देश है, जैसे भारत या बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्री, ये साम्राज्यवादी देशों के नियंत्रण में थे, उनके सत्ता में थे। और ऐसे देशों को रूस ने जिस प्रकार से मजदूरों ने क्रांति करके वहां पर सत्ता हासिल की, उसी प्रकार से औपनिवेशिक देशों की जो जनता है, उन उपनिवेशिक की जनता ने इस प्रकार का विद्रोह करके, संघर्ष करके अपनी सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए रूसी क्रांति से वो प्रोत्साहित हो सकते हैं। और ऐसे कई सारे हुए भी। उसमें भारत का भी एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। भारत का प्रोत्साहन मतलब भारत ने भी इस रूसी क्रांति से प्रभावित हुए थे। अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने समाजवादी पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। तो जब ये रूस के जो बोल्शेविक पार्टी ने या कम्युनिस्ट पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय, मतलब समाजवादी पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ बनाया था, उसमें कई सारे प्रतिनिधि शामिल थे। ये एक बड़ा विश्वव्यापी प्रभाव था। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। वहाँ पर कई सारे देशों के प्रतिनिधि शिक्षा लेने के लिए जाते थे समाजवाद की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्यारे बच्चों, इस रूसी क्रांति की या कम्युनिस्ट क्रांति की हम लोग कह सकते हैं, या समाजवादी क्रांति की, कि विश्व में मजदूर यूनियन की स्थापना हुई। और विश्व में आज जो हम लोग मजदूर यूनियन देख रहे, और वो मजदूर यूनियन के लिए आज जो लगभग जो उनके कार्य स्थितियों में सुधार, वेतन, काम की घंटे निश्चित हो, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, उनके लिए पेंशन, ये सारी जो नियम है, ये समाजवादी की ही देन है और ये विश्व को सबसे बड़ी देन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व को एक नई अर्थव्यवस्था मिली, एक कैपिटलिज्म एंड अनदर इज सोशलिज्म। तो इस प्रकार से एक नई अर्थव्यवस्था मिली और समाजवाद एक वैश्विक पहचान बन गई। ठीक, इस प्रकार से ये रूसी क्रांति वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पर आधारित प्रश्न, फरवरी क्रांति का वर्णन, अक्टूबर क्रांति का वर्णन कीजिए। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में क्या बदलाव आए, केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी, उसके अंतर्गत क्या बदलाव किए गए, स्टालिन ने रूस को कौन से बदलाव लाए, या उसकी सामूहिकरण नीति का वर्णन कीजिए।
और रूसी क्रांति और सोवियत संघ के विश्व पर क्या प्रभाव हुए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हीं अभी जो हमने विश्लेषण किया उसी में मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति जो है, यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगले पीरियड में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।